खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ उम्मीद बड़ी साहब और ताहिर मलिक साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान हमें बताया गया है और बता रहे हैं हमें एक वफाकी वज़ीर कि नैब से मायूस हैं। क्यों नैब से मायूस हैं ये आप भट्टी साहब से पूछेंगे। उनको वसाइल दिए, उनको जजेस दिए, वो इंतज़ार करते रहे, लोग निकल गए, सौदे कहीं और हो गए। तो क्या नैब का कसूर है या किसी और का? ये हम भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब से पूछेंगे। गंदम का बुरान, इस पर भी हमने बात करनी। मगर ये साफ़ियों ने कब से विचोले का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे एजेंसियों का पैगाम 2 साफ़ी लेके आए थे। ये सहाफ़त दुनिया का कोई पेशा अगर दयानतदारी से करे तो इबादत होता है, और अगर वारदात करे तो धंधा बन जाता है। मैं इससे और लफ्ज़ कुछ कहना नहीं चाहता, मगर वो कौन से साफ़ी थे जो ये इस धंधे में थे? ये भी भट्टी साहब आपसे बात करूँगा। और बुरान आपके मेरे लिए बुरान है, ये बुरान मुनाफा बख्श कारोबार है एक छोटे से तबके के लिए। गंदम का हो, चीनी का हो, किसी चीज़ का हो, वारदात होती है, ये दुआ करते हैं कि बुरान आए और हम माल अंदर करें। इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ ये माल चीज़ भी है, ऐसी अजीब चीज़ है कि आप देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का प्लाट मुबैना तौर पर कौन ले उड़े? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। और ये मैं नहीं कह रहा, एक वादा माफ गवाह उन्होंने कहा है कि कैसे जरदारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसकी वजह से उनकी राइज हुई मुबैना तौर पर, उनको भी नहीं बख्शा, और उनका प्लाट जिस पर आपको टावर बना हुआ है वो। भट्टी साहब अजीब दुनिया है, अब कहाँ रह रहे हैं? ये नैब से हम मायूस हैं। अरशद मलिक साहब को किसी ने गिरफ्तार किया कि वो मुलजिम के घर क्यों गए थे, और नैब को जज लगा के दिए, हमने पूरा उसको दिया। क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कादी साहब, बाद लोग तो करप्शन को बुरा समझते ही नहीं। वो कहते हैं ज़िंदगी का हिस्सा है, अल्लाह ताला माफ़ करे। हालांकि जिसे मेरा अल्लाह कह दे ये जहन्नमी है, जहन्नमी अल-राशी वल मुर्तशी, उसकी बात में क्या, वो तो अल्लाह जाने, उसका काम जाने। इमरान खान साहब का ज़िंदगी का मकसद ही हुकूमत में आने का था कि मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करूँगा और करप्शन का खात्मा करूँगा। उनकी मायूसी मेरा ख्याल है ठीक है, ये भी उनके थोड़ा सा जिंदा रहने की निशानी है। भट्टी साहब ये अपनी नाकामी का जो है वो मलबा नैब पे डाल रहे हैं। अच्छा कैसा, मुझे अब 2 मिनट बोलने दीजिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये बात, मेरा यकीन था कि करप्शन पे नाकाबू पाने पे इमरान खान साहब खुश नहीं होंगे। मैं इलेक्शन से पहले उनसे जो मुलाकातें हुई हैं बहुत दफ़ा, उनकी विल थी इस मुल्क से करप्शन का गंद निकालने की। लेकिन आज वफाकी वज़ीर ने मेरी बड़ी रहनुमाई कर दी। मैं फवाद चौधरी साहब का मुतमिन हूँ कि उन्होंने खुद कहा कि नवाज शरीफ नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब ये सोचें वो क्यों मुतमिन नहीं है, नैब क्यों नहीं कामयाब हुआ? क्योंकि आपके लोग भी गंदे बीच में शामिल है, जो आप तक फैक्ट्स इमरान खान साहब नहीं जाने देते। आपकी ईमानदारी, जाली मेडिकल रिपोर्टें जो बनवाते हैं भट्टी साहब, मैं यही कह रहा हूँ, ये सारा माफिया उनके भी करीब है। ये सोच सिर्फ इमरान खान की थी, करप्शन के खात्मे की पूरी पीटीआई की नहीं थी। फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो पीटीआई इमरान खान ने बनाई थी वो तो अब रही नहीं, वो तो अब नहीं रही। क्या इमरान खान साहब, एक बंदा नवाज शरीफ चले गया मुल्क से बाहर, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, बाकी तो सारे हैं। कोई एक ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन बताएं, कोई ऐसा बड़ा लीडर बताएं जिस पे आपने जो मुबैना इल्ज़ाम लगाया उससे रिकवरी हुई हो। ये नाकामी इमरान खान की नहीं, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। ये स्टेज आ गई थी, जो इकॉनमी आपकी तबाह हुई है, यहाँ पाकिस्तान नीचे चले जाए, यहाँ उठ के अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और दुनिया में एक ताकत बन के उभरे। लेकिन इमरान खान साहब, क्या नैब को इंडिपेंडेंट किया गया? क्या नैब के आपने मुतलका जज साहबान दिए? क्या उन्हें कॉम्पिटेंट अफसर दिए? आज भी साबक चेयरमैन का सबसे बड़ा दस्तराज कमर जमान साहब का सबसे दस्तराज नैब ऑफिस में बैठा है, और कोई ये कागज नून लीग के खिलाफ आता है या पीपल्स पार्टी के, सबसे पहले फोटोस्टेट वहां भेज देता है। तो चेयरमैन आपने सारी जो फोकस कर गए हैं नैब पे, मुझे नहीं, मैं 1-2 चीज़ें आपसे शेयर करता जाऊँ कि नैब को आप हटा दें। आपने एक बहुत बड़ी बात की, शायद आपने उसको नोटिस नहीं लिया। आपने कहा खान साहब नहीं, उनके इर्द गिर्द वही लोग हैं जो एहतसाब नहीं चाहते, जो करप्शन में मुलविस है। मुझे ये बताएं, इस हुकूमत में 3 अरब रुपए की सब्सिडी वो नवाज शहबाज ने नहीं दी थी, इसी हुकूमत में पंजाब में दी गई है। इसी हुकूमत ने जो चीनी बाहर गई उससे 40 अरब रुपया कमाया इसी हुकूमत के दौर में। आज की मैं आपको खबर दे दूँ कि इस वक्त 16 लाख टन पंजाब में गंदम गायब है, यानी कि सरकार के खरीदे बगैर पता ही नहीं कहा किधर गई है। तो ये जो करप्शन चल रही है इसका कौन जिम्मेदार है? मेरी ये आपकी बातें ठीक है, लेकिन हम मौजूद पे रहें। भट्टी साहब, कंप्रोमाइज कहां हुआ? नैब ने किया कंप्रोमाइज? मैं अब ये गुजारिश करूंगा, नहीं, इन्होंने जो लोगों का जिक्र किया, जो टीम है, हर बात सुनो, मुझे जवाब देने का मौका दे दे। मैंने कब कहा कि मैं पीटीए का स्पोक्समैन हूँ?
वजह क्या है कि इमरान खान साहब आए, अच्छे अफसर नहीं साथ ला सके, सीटें कम थी, गंदे लोग अपनी कबीना में घुसा लिए। ये फरदौस आशिक कमान ने जो ठेका दिया ना, जिस पे उसको इल्ज़ाम लगा, ये किसी और के ठेके मिले हैं। ये इमरान खान साहब, अगर आपको टीवी की जाती है, चेक करें वो किसको ठेके मिले हैं, मैं उनका नाम, उनके अकाउंट नंबर आपको भेज दूंगा। लेकिन ये बताइए कौन से ठेके थे जो फिरदौस आशिक कमान साहब ने मुबैना तौर पे दिए? ये मुबैना तौर पे वो बेचारी इस्तेमाल हो गई, बस मैं इतना कहूंगा। हम ये वो इश्तिहारात है, थोड़ी तफसील तो मैं देना। गुजारिश ये है कि अब इमरान खान साहब किस मुंह से कह रहे हैं, FIA उनके पास है, एंटी करप्शन उनके पास है, FPR उनके पास है, सारे उन्होंने लगाया ना, क्यों नहीं पकड़े आप नैब को मुकम्मल? आज भट्टी साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूं, फिर सौदे कहां होते हैं इन जराइम के? जराइम के सौदे होते हैं, कुछ सौदे पार्लियामेंट में होते हैं, कुछ खुफिया जगह पर होते हैं। आज भी अगर चीनी गंदम का बहरान पे आप बंदा पकड़ना चाहते हैं, नसीम सादक की रिपोर्ट ले आए और 7 दिन किसी ऐसे ईमानदार अफसर को इन्वेस्टिगेशन दे दे जो ईमानदार हो, काबिल हो और सच बोलने की ताकत रखता हो वज़ीर आज़म तक। 15 दिन में गंदम बहरान का बंदा आपको मैं गिरफ्तार करा देता हूं। मैं कितना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। ये कहते हैं ना, ये शहबाज शरीफ एक पैनी नहीं रिकवर हुई, मैं आपको 10 केस दे देता हूं। वो लेकिन चलाने तो आपने है ना भाई, हुकूमत आप यार एक को जो फिर सारे एक को मिलने ने बस ऊपर से मास हुआ इमरान खान माइनस कर दे तो बाकी मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आपके पास वो कौन सा जादू है कि 15 दिन में ये गंदम, ये चीनी, ये चीजें सीधी हो सकती है जो हुकूमत के पास नहीं है? बताए ना कोई, मैं भी बता। जादू मेरे पास जादू तो वो नजर नहीं आ रहा उनको। आज जेलों में जाएं, लातादाद कैदी हैं, वो जादू से है। हुकूमत को क्या नजर नहीं आ रहा? मैं तो वज़ीर आज़म को नहीं कहा, आजम खान को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा, जो बुराई की जड़ है। मैंने तो वज़ीर आज़म को कभी नहीं था कहा ये जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म साहब, आपको याद होगा उसकी वजह क्या हुई, कादी साहब आप भी सुने थोड़ा सा, ताकि शायद इमरान खान तक पहुंच जाए। जब आप 1 साल में, 1.5 सालों में 5 IG तब्दील कर दें, 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दें, और ये जो चीफ सेक्रेटरी सब लगे हैं, जरा तहकीक करें किसकी सिफारिश पे लगे हैं। तो ये भी सिफारिश में है। अच्छा सुने, जब आपका वज़ीर आज़म तकरीर आके टीवी पर फरमाए इमरान खान साहब कि ये 2 IG और चीफ सेक्रेटरी मैंने पाकिस्तान के बेहतरीन अफसर लगाए हैं, हाजिर सर अफसरों से कोऑर्डिनेशन करके, रिटायर्ड अफसरों से और एजेंसियों की रिपोर्ट लेके रातों रात आप उसको चेंज कर दें, मैं उनसे राब्ते में रहूंगा। जराइम पेशा लोग पकड़ेंगे आप। उन्होंने ये भी फरमाया था मैं खुद राब्ते में रहूंगा उनसे राब्ते में रहूंगा। मुझे बता दे यार क्यों चेंज हुए? इसका मतलब है इमरान खान को कामयाब होना चाहते हैं, उनको नाकाम करने वाले उनके साथी भी शामिल हैं। अपोजिशन ने तो करप्शन से बचना ही बचना है, उन्होंने तो लूटमार की है, अरबों खरबों रुपए कैसे बन गए। लेकिन इमरान खान साहब ये सोचे कि कहीं आपकी गलती है, आपको गुमराह किया जा रहा है। आप 3-4 एडवाइजरों को छोड़ के अपनी दोनों बहनें, आपकी बड़ी बहन भी शर्म, हमारी बड़ी बहन उज़मा और अलीमा भी उनसे बुला के पूछें क्या लूटमार हो रही है। भट्टी साहब लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। अभी आप शुरू करें मेरा, अभी इसी वक्त बता रहा हूँ 16 लाख टन गंदम पंजाब में गायब है, यानी कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने पकड़ लिया है। किधर है हुकूमत, किधर है या क्या करना है? ये तो उनको यार 16 लाख टन गंदम क्यों गायब है? क्योंकि आप जब पहले चीनी और गंदम का बहरान आया, असल चीनी के गंदम के बहरान को आप डिफेंड करते रहे। आप इस्लामाबाद से लाहौर उसे डिफेंड करने आ गए। मैंने कहा ना, नसीम सादक की रिपोर्ट निकलवा लें, उन्हें बुलाएं, उन्हें कहें कि आपके पास CM सेक्रेटरी से कितने DO आए थे, आपने कौन सा काम रोका नहीं रोका। जब आप सामने देख के सबूत फाड़ देंगे, ज़ाया कर देंगे, पसे पर्दा डाल देंगे, मन्नो मट्टी के नीचे डाल देंगे और जराइम पेशा लोगों के लिए खुद जाली कागज बनाएंगे। जब आप सब्सिडी दे रहे हैं चीनी की, कानूनी रिक्वायरमेंट एक पूरी नहीं हुई तो आपने सब्सिडी दे दी। मुजरम तो सामने पहचानने की जरूरत है। साहब एक मिनट, मलिक साहब अगर एक मेरा बेनिफिशियरी हूं मैं उस जुर्म का, तो मैं कैसे पकड़ूंगा? वो जो आप चीनी की बात कर रहे हैं, उसे 40 अरब रुपया कमाए लोगों ने। कितना? 40 अरब रुपया। आप सवाल करें यार। बात ये है, यार अब सच्ची बात करनी है। एक, अगर यही 2 नंबर पैसे से ये इलेक्शन को फंड करते हैं और कहते हैं हम करते हैं, ये दुनिया, ये जो अजाब हमारे ऊपर इंसानियत पे नाजल हुआ है। और क्या मैं बड़ी साहब ये सवाल ख़त्म, आखिरी सवाल, इसके बाद अगली स्टोरी पे जाते हैं। क्या जो वेस्टेड इंटरेस्ट पिछली गवर्नमेंट ने और शराफिया ने क्रिएट किया था, इस वज़ीर साहब की बात से लगता है कि इसको तोड़ने में खान साहब नाकाम हो गए? खान साहब देखें बज़ाहिर नाकाम हो गया। खान साहब एक बहुत बड़े जालसाज को जानते हैं जो बनी गाला भी जाता रहा, जिसके पास रेटिंग है।
उसके बारे में पाकिस्तान के टॉप क्लास टीवी एक्सप्रेस, न्यू, बोल और दीगर सीनियर सहाफ़ी बोल चुके हैं। खान साहब के भी इल्म में है, खान साहब करवा लें। ये मीडिया रेटिंग की उनको भी पता है, उनकी भी। इमरान खान साहब के पास जाती सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया ना, जमात में है। कल आपने बताया था सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो हैं वो देख लें, उन्होंने रेटिंग बंद कर दी थी। इमरान खान साहब आज बनी गाला में क्या सलमान दानी साहब आपके पास नहीं आते रहे? क्या आपको हकायक नहीं पता? क्या एक्सप्रेस मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मामला है? फैक्ट्स नहीं बताए? क्या नियो टीवी ने एक्सप्रेस नहीं बताए? क्या बोल टीवी ने जाके साकब निसार साहब ने उस शख्स को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने लगाऊं, उसको ये नहीं कहा कि तुम दबाव डालते हो? अब गुलजार अहमद साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम गुलजार साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब, हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं इसको शफाफ करा दें। हर जालसाज को जो दाल कम तोलता है उसको भी सजा दें, जो मुल्क के ठेकों में खरबों रुपए लेता है उसको भी सजा दें, लेकिन एक दफ़ा सजा क्रॉस दी बोर्ड कर दे। अगर कादी साहब आपने मुल्क बचाना है, कोरोना के बाद जो क्राइसिस मैं आपको कह रहा हूं, कोरोना से हम बच जाएंगे, करप्शन से, ये वारदातियों से नहीं बचेंगे। ये ज्यादा मारेंगे साहब। ये भी तो बताएं ना, कोरोना में जो दुकानदार परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, ताजिर परेशान है, सनतकार परेशान है, कब बिजनेस खुलेगा? एक तरफ आप कहते हैं एक अच्छी खबर तो बता दें आप, करते भी नहीं, कोई समझ ही नहीं आ रही किसी। देखें बिल गेट ने भी ये बात मान ली है कि साउथ एशिया में यहाँ पे इस तरीके से नहीं हुआ, इतना लीथल नहीं था ये जो कोरोना आया है। अल्लाह का शुक्र, बड़ी अच्छी खबर साढ़े तो पल्ले कख नहीं सी। हम तो अमन के जमाने में वबा भी ना हो तो हमारा तो कोई पुरसान हाल नहीं। क्या फ्यूचर है? कोरोना इशू नहीं है। आप 1947 से कायदे आज़म के जाने के बाद करप्शन की सूरत में जो कोरोना चंद खानदानों ने पूरी कौम को लगाया हुआ ना, उससे निजात पाएं। एक खबर मेरी बात समझ जाएं, ये वक्त गुजर जाएगा, कोरोना का डंक खत्म हो जाएगा। साहब एक और चोरी बताऊं आपको, काजी साहब एक मिनट मुझे देते हैं। 350 अरब रुपए आपके लाइन लॉसेज हैं, यानी कि अगर आप वापटा में सही गवर्नेंस लें, कितने 350 अरब बच रहे हैं। कोरोना की स्टोरी पे तो खान साहब को मेरा ये नजर ही नहीं, हमारी कोई 200 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट और इंडिया को 40 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया वो खत अभी तक मौजूद है जिसमें कहा गया ये ओवर इनवाइसिंग करते हैं। यहाँ जो दवाइयाँ बनाने वाले, जो मेडिकल जो रॉ मटेरियल 30 रुपए का है वो 60 रुपए का, यानी मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, और यहाँ पे धंधा माल बनाने का है। ये वक्त था, दुनिया की 70% वैक्सीन जो है इंडिया बनाता है। कादी साहब मैं आपको एक नाम तजवीज़ करता हूँ, मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। एक नाम है खालिक दादलक, आजकल नेक्टर के सरबराह है, अब ग्रेड 22 के अफसर हैं। इमरान खान साहब से कहें, उन्हें बुलाएं खालिक दादलक को, और उसे कहे मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी का कौन है, पीटीआई कानून का कौन है, ये आईपीपी की इंक्वायरी करे। अगर आपका अरबों रुपए बरामद ना हो, अगर असल मुल्ज़मान गिरफ्त में ना आए, तो मैं जिम्मेदार। वैसे मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। लोग हैं, मैं ये कहता काम ले, मैं ये कहता हूं, बात तो मैं कोई अच्छी नहीं कर रहा, मगर ये राजुल वक्त है यहाँ पर जो इलेक्टिंग टैक्स लिटर यहाँ रखा हुआ है ना हमारे लिए गरीब आदमी को, एक ऐसे चो के वाले करें, सवेरे सारा माल आपको दे देंगे, मगर हम शायद माल लेने नहीं चाहते क्योंकि हमारे ऐसे लगे हुए हैं। आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जब हम आए थे, बड़ी देर की बात है, बचपन में कहना चाहिए, साफत में, तो हमें बताया गया था कि हमारा काम वॉच डॉग का है। हमने देखना है कि सरकार के पास जो हमारी अमानतें हैं वो दयानत से इस्तेमाल हो रही हैं या वारदात और फ्रॉड हो रहा है, ये काम था साफत का। मगर भट्टी साहब कल एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे पास एजेंसियों के से 2 साफ़ी कोई पैगाम लेके आए मुझे वज़ीर आज़म, ये राजबाग दी खैर साफत, ये मैं अब ज़्यादा लफ्ज़ क्या बोलूँ, ये क्या हुआ है, ये किधर से आ गया साफत में? देखिए, मैं ये बात शहबाज शरीफ की बात से इख्तलाफ करता हूँ। उनके पास कोई हुकूमत देने का पैगाम नहीं लेके गया। मेरी इतला है, गिव एंड टेक बकौल आपके होता रहा, बारगेनिंग होती रही है। अगर शहबाज साहब, रमज़ानुल मुबारक है, मुक़द्दस महीना है, इसमें रहमतें बरसती हैं रब की बेपनाह, हमारी सांसों से ज़्यादा, तो फिर ये खबर प्लान करवाई नहीं, फिर वो नाम भी ले दें कि भाई ये साफ़ी लेके आए, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। ये एजेंसियां ये क्यों नहीं केस अदालत में जाता? देखें, अब ये सोचे नहीं, ये सोचे शाहिद अकान बासी ने भी कुछ ऐसी गुफ्तगू की सुन ले पहले। नहीं, पहले 1 मिनट मुझे आपका। अब मरियम नहीं गई अभी तक, जो गवर्नमेंट है, फौज को फिर कुछ दिनों से टारगेट किया जा रहा है। आप शाहिद हकान बासी और मरियम शहबाज शरीफ के बयान को मिलाएं, टारगेट कौन है, निशाना कौन है? पाक फौज। एक तरफ भारत दरिंदगी कर रहा है, कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रंट लाइन पे जा रहा है,
और अपने जवानों को कह रहा है कि एक ईंट का जवाब पत्थर से देना है, हमने डरना नहीं। दूसरी तरफ फौज का मोराल नीचे करने के लिए आप उनको ये कह रहे हैं कि वो आपको हुकूमत देने आए। मैं सुनवाता हूँ, क्या कोई नया अटैक आ रहा है फौज पे दोबारा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मामला? जरा मेरा एक सवाल सुन ले, पहले मेरा सवाल सुन ले। सिविल ये तो सफेद कपड़ों में आए थे, ज़ियाउल हक तो वर्दी पहन के इनके अब्बा जी उनके पास आए थे, वो क्या था मामला, जरा वो बताएं। ये आपके अदारे की एस्टेब्लिशमेंट के उस शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इस वक्त आपके मुल्क को अंदरूनी साजिशों से पाक रख रहा है। ये खिड़की से कौन सी इनके घर में खिड़की है कि इनको एस्टेब्लिशमेंट नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़ियाउल हक क्या शेरवानी पा के बारात पे आया था? वो जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे लीडर को जिसने फांसी दे दी उसके बारे में तो नहीं, उसकी कब्र पे जाके कहते मैं तेरा मिशन तैयार रखूंगा। तो ये लीडर बने हैं। ये अगर यार तुराब साहब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का नंबर बनाए और मुझे भी रिपीट कर दे, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं वो ये खिड़की के मनाजर उन्होंने कब और कैसे देखे। हम भी उन आदमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमारा काम है सच अवाम तक लाना। कोई नाराज होता है, कोई राजी होता है, सिर्फ अल्लाह राजी रहे, इनकी परवाह नहीं है। जरा शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का नंबर काइंडली मेरे कहने पे तुराब साहब मिलाएं, मैं वो खिड़की देखना चाहता हूं और खिड़की से वो आंख देखना चाह रहा हूं जिसे एस्टेब्लिशमेंट तो नजर आ रही है, राह के एजेंट नहीं नजर आ रहे। अच्छा, मुल्क का नाम इत्तफाक फाउंड्री था जो तरक्की कर रही थी? हाँ जी बड़ी साहब, वेस्टर्न इंटरेस्ट और बाजवा, गालबन आसिम सलीम बाजवा नहीं, कमर बाजवा, मेरी अपनी असेसमेंट है, ताहम इनमें इख्तिलाफ का। और वजीर आज़म, मतलब है आप अंदाजा करें एक तरफ भारत में क्या क्या कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है मसाजिद में, उनके लिए इनकी जुबान नहीं खुलती मोदी के खिलाफ। अपने कमांडर को सिर्फ इन्होंने टारगेट पे लिया हुआ, अपनी फौज को। यहां तो इतनी हिम्मत है कि कहो कि ये आदमी मेरे पास आया था, ये फौजी आया था, ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा आया था, ये उसका नाम था। और अगर ले सको तो 2008 के इलेक्शन वालों का भी नाम ले देना, क्योंकि अंधेरों में तो गुफ्तगू आप करते हो। एक मिनट, लड़ाई तो सिर्फ इतनी थी ना कि वो कहते थे कि JIT से ये निकाल दें, हमारे खिलाफ जो सबूत हैं, जो लड़ाई ये थी कि कहा गया था कि पनामा लीक से मरियम का नाम निकाल दो, निकलवाया गया। काश ये मरियम का पनामा लीक से नाम ना निकलवाया जाता। उस वक्त PM हाउस में जो मीटिंग हो रही थी और आला अदारों के लोगों की वादे टेप हो रही थी, वो बंदे कानून की गिरफ्त में आ जाते। परवेज रशीद को क्यों चेंज किया था बताएं, आप बताएं। फातमी को क्यों चेंज किया था? यानी मामला ये था कि कौमी मफाद ये था, हमारा सिक्योरिटी की मरियम साहिबा का नाम उससे निकाल दिया जाए। लड़ाई ये तो शुरू हुई, लो मगर ये थी जमहूरियत की और आमरीत की लड़ाई। एक मेरा आखिरी मैं माफी चाहता हूं, मुझे आज तुराब साहब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का नंबर मिला कि नहीं? जरा मुझे ये नंबर काइंडली कोशिश करते रहे, क्योंकि मैं वो खिड़की और वो आंख देखना चाह रहा हूं जिसमें मेरे मुहाफिज नजर आ जाते हैं, लेकिन भारत के नुमाइंदे सज्जन जंदाल को आप मरी दे जाते हैं। जी अक्सर माफी चाहता हूं। बटी साहब, मुझे इसमें एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रही है कि मैं असल में जो चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की भी सोच पे डिस्कशन की जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने परवेज रशीद साहब का ये ट्वीट देखें, उन्होंने एक तस्वीर चलाई है कि एक फौजी ट्रक जा रहा है और पीछे PTI एक टूटी फूटी गाड़ी है जिस पर PTI का झंडा रंग आप देख रहे होंगे। अरे भाई यकीन ऐसा होगा, हम ये तो नहीं कहते, लेकिन आप भी इक़्तिदार में ना आते अगर ये ट्रक ना होता तो। अच्छा मलक साहब, ट्रक पे आप भी आए। एक सवाल, क्योंकि PTI बने ये इन्होंने परवेज रशीद साहब का ये पाक फौज का ट्रक है जिसमें AC भी नहीं है और इसमें वो सोल्जर जाता है जो LOC पे 90% शहीद हो जाता है, जो कप्तान 22 से 26 साल उम्र होती है कर्नल ब्रिगेडियर हो जाता है। इन्होंने वो तस्वीर ट्वीट नहीं की जिस पे ज़ियाउल हक की कब्र में जाके नवाज शरीफ ने उसके मिशन को जारी रखने का किया था। वो कैसे आए थे नवाज शरीफ? जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। रहनुमाई कर ही दें। रहनुमाई इसमें क्या है, वही ट्रक तो वही है, वो गाड़ी पीछे बदलती रहती है। अगर आप ये कौन है, ये कौन नहीं? अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे सवाल ये है कि ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस में सवारी हमें रखें, किसी और को ना रखें। बिल्कुल लड़ाई है ना। मैं बल्कि वो आर्गूमेंट यही करना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के जो मेरा क्वेश्चन आपने लिया, शहबाज शरीफ साहब एक डिफरेंट सिनेरियो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले मेरी एस्टैब्लिशमेंट से ये नेगोशिएशन हो रही थी कि कैबिनेट किस तरह बनानी है।
तो मैं तो यही कह रहा हूँ, वो कहता कैबिनेट वैसे यार मैं शहबाज शरीफ का फिर तो क्या मैसेज है मेरा आपसे? ये अच्छा मैं वही जवाब ये बताएं मुझे। वो अदारों को बदनाम है। देखें शहबाज शरीफ अगर मैसेज ये देते कि फलां जनरल मेरे पास आया था, सुन ले मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया था, ये कबीना थी और इस वजह से रुकावटें हुई, 69 उनकी एज है, कैंसर है, अल्लाह उनको शहबाज शरीफ को जिंदगी तंदुरुस्ती और लंबी उम्र दे। अच्छा भाई दुनिया के में सच बोल दे, दुनिया के सबसे बड़े, अगर सबसे बड़े माहिर तो हम भी कहेंगे ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े माहिर कंसल्टेंट जिन्हें वजारत के साथ 15 लाख 20 लाख रुपए आग का लाल का मिलता था, जरा उनकी भी बेट ख्वाजा आसिफ साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, ख्वाजा सदर साहब के फर्जंद अर्जुमन जो कि ज़ियाउल हक की नॉन इलेक्टेड। ख्वाजा साहब ने लिखा कि मैं बिला तबसरा, आप खुद ही सुने और अपना उस पर कमेंट कर लें। तबसरा क्या, ख्वाजा साहब का सियासी वजूद किसके मरहून मिन्नत है? और ये काउंसलर ना होते ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ ना लगता तो मेरा भाई कौन थे ये लोग? मेरा जो आर्गूमेंट है कि हम शायद थोड़ा पॉजिटिव ना इस पे हो जाएंगे, हम क्यों ना मिलके एज ए रियासत हमारे सारे इदारे बैठ के एक ऐसा इलेक्शन का निजाम बना लें जिसमें ये वैसे इसका एक हाल है, एक आइन में और यार मेरी बात सुन लो, एक आइन में भट्टी साहब तरमीम करते हैं कि जनाब यहाँ का जो रूलर होगा वो जाती उमरा से नवाज शरीफ साहब की औलाद में वही आएगा, एक तरमीम का। अच्छा यार ये राइट बंदे ने, वही यार इमरान खान का बेटा तो नहीं है, गाला की इनिंग्स लंबी नहीं है। हाँ आइन में तरमीम करें कि ता वक्त दुनिया जिंदगी जब नवाज शरीफ फैमिली का वज़ीर आज़म हो। ये एक ब्रेक लेते हैं और आगे देखते हैं ये लड़ाई असल में क्या है, इक़्तिदार की है या हमारे आपके हकूक़ की है? लगता तो ये इक़्तिदारी की है। आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक छोटी सी खबर है, कुछ ज़्यादा, लेकिन एक दिलचस्प इसलिए है कि इससे हमारी माइंड सेट का पता चलता है। एक हुसैन फैसल नामी शख्स हैं जो कि ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बयान, इतराफ़ी बयान दिया है और वो ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक प्लाट ख़रीदा था अपनी कज़न शबनम भुट्टो साहिबा से और रुखसाना भुट्टो साहिबा से। तो जब बेनज़ीर भुट्टो ने अपने नाम लगवाने की यानी वो शुरू की एक्टिविटी, तो उन्हें पता चला कि जनाब ये प्लाट तो जो है वो हुसैन फैसल साहब के नाम लगा दिया गया। और हुसैन फैसल साहब ने कहा कि जी मैंने इसकी कोई पेमेंट नहीं की थी, और जरदारी साहब ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इनके मुताबिक जो प्लाट की पेमेंट की थी वो भी उन्होंने अपने सब टाइम नहीं। सच्ची बात बताएं, इसके पीछे कौन था? ये कंपनी असल में थी किसकी? ओमनी ग्रुप, आपको पता ही है ना। मोहतरमा शहीद असल बताएं ना, भुट्टो जुल्फ़कार अली की भुट्टो की साहबजादी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का प्लाट, आप ये कह रहे हैं कि नए वालों को जो बयान दिया जालसाजी से किसी ने अपने नाम कर लिया? हुसैन फैसल साहब का इतराफी बयान मौजूद है। हुसैन फैसल कैसे कह रहे हैं? सिंध में 12 साल से हुकूमत है, बेनज़ीर बिलावल भुट्टो की वालदा है, और तो बिलावल भुट्टो इस इशू को छोड़ेंगे? अच्छा ये देखे ना, उस आपको नहीं पता ओमनी ग्रुप किसका है? आप तो फिर सीधी बात सुने, उस पर बावर बन गया। अच्छा उस पे उन्होंने यानी उसकी टावर्स बन के पैसे टावर बन गया, वो पैसे नहीं तो अगर वो रहता बेनज़ीर के नाम भी, फिर भी तो जरदारी साहब की होनी थी, अपने नाम करवाने की क्या जरूरत? मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि ये क्या नफ्सियात है, इस पैसे ने हमारा क्या असर कर दिया। मैं बताऊं, अगर ये इत्तला बिलावल भुट्टो और उनकी बेटियों को मिल गई तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन सीएम को कहेंगी लाजमी करें, इसमें फैक्ट्स लाएं। अच्छा भट्टी साहब एक सवाल आपसे, ये आपको पता है एक परमानेंट हाउसिंग सोसाइटी होती है जिसे कब्रिस्तान कहते हैं, 1.5 एकड़ जमीन, इंसान की औकात है सारी। आज ऋषि कपूर भी दुनिया में नहीं रहे, ऋषि कपूर भी चले गए कल। आपकी मासूमियत को साथ सलाम। आपका ख्याल है कि जरदारी की बेटी को पता ही नहीं है, वो आज वो इन्वेस्टिगेट करें? देखें उनको नहीं पता हो सकता कि उनके माँ की प्रॉपर्टी जालसाजी। नहीं भट्टी साहब, अपने बाप को पता ना, उनको पता नहीं जरदारी साहब किस अहलियत के मालिक हैं। साहब जितनी मर्जी कायनात आप कब्जा कर ले, आखिर जाना मनो मन कब्र में, मट्टी में। हर वो इंसान जो पैदा हुआ, कराची में क्या हो रहा है? इमरान खान साहब खुदा के लिए इस मुल्क से करप्शन के खात्मे की इब्तिदा कर जाए, एंड अल्लाह ताला कर देगा। कराची में बताया ना, गंदम के साथ 300 रुपए पर 100 kg कीमत बढ़ गई है। शेर ठीक करा दे, बुल्ले शाह का शेर ठीक करा दे कि अपनी पैगी मां तीनों लुट के लेगी, ये क्या है? आप बुल्ले शाह की बात कर रहे हैं। बुनियादी चीज जो आटा है, जो पेट में आपने इस रमजान में कराची में किल्लत है, गायब है, 300 रुपए उसके आपने आटा गायब है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का दिल है कराची। कराची की लीडर थी बेनज़ीर, सिंध की बेटी थी, वो कह रहे हैं उसकी बेटी, कराची की बेटी बेनज़ीर का प्लाट सिंध में जालसाजी से, ये रिपोर्ट बता रही है कि कोई और करा गया, और बाकी मैं और आप भी गया, प्लाट भी गए। हम पूछना छोड़ दें, मतलब लुटन
वाले राज राज लुटिया एक गल सोए तुसी भी हो तो सोए रोए ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ रोए तुसी भी हो ਤੇ रोए ਅਸੀਂ नहीं वैसे गल सुनो आपने पंजाबी की बात की है जिन्होंने बीवी ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ तो फिर मैं और आप किस चीज की बोली हैं भाई? आटे को भूल जाओ, आटे को भूल जाए। आटे को भूलें क्योंकि मैंने ये शुरू में जब मैं इंट्रो में नहीं ये गंदुम में तो आजकल तो सिंध हुकूमत बड़ी एक्टिव है, वहाँ कराची कैसे फ्रॉड हो गया? सिंध में 73 के करीब जो मिले हैं ना आटे की, उन्होंने कह दिया हमें गंदम नहीं मिली, हम बंद कर रहे हैं। जरा क्राइसिस आप देखें किस सतह पे जा रहा है। और आटा बुनियादी चीज है। साजिश के तहत तो नहीं मुल्क में को खुदा ना खास्ता खाई में ले जाने की कोशिश की पंजाब की मैंने खबर पहले आपको दे दी को थी। इल्जामात पंजाब में गंदुम खत्म हो जाती, आटा है ना, गरीब आदमी अचार पे आटा रख के लाल मिर्चें से आटा खा लेता है, रोटी खा लेता है, ये रोटी भी छीन रही है। भट्टी साहब कैसे ये किसान जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे वो प्याज को ऐसे तोड़ के ना ऐसे तो मोटी सी रोटी के साथ जो खुद हमें खिलाता है। अच्छा भट्टी साहब मैं इस पे आता हूँ कि ये जो कोरोना के हवाले से अब बात थोड़ी करनी है। 25 तारीख को दुनिया नॉर्मलसी की तरफ वापस जा रही है, ये अच्छी खबर है अवाम के लिए भी। और अच्छी खबर ये भी है कि सब कॉन्टिनेंट में फॉर सम अनसाइंटिफिक रीज़न जो अभी असर्टन नहीं हुई कि क्या यहाँ ये कार्बन डाई क्या है, रिजल्ट अच्छा है। आप ये बताएं रिजल्ट अच्छा है, यहाँ पे विपत्ति है, इसने इस तरीके कमजोर से कमजोर है या इसकी जो सेकंड जनरेशन यहाँ पैदा हुई है वो इतना। और ये बात बिल गेट ने भी अब कही है। और इससे पहले डॉक्टर उबैद बहुत बड़े यहाँ का नाम है जिन्हें हमने जो है निकाल दिया था इसे दयानतदारी के जुर्म में, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से निकाल दिया गया था। दयानतदार होना बहुत बड़ा जुर्म है यहाँ। तो उन्होंने मुझे आज से 1.5-2 महीने बताया था कि काई साहब अभी इसकी कोई रीजन हमें पता नहीं चल रही। और एक बात उन्होंने और बताई थी कि इनमें से जो डॉक्टर आके बोलता है टीवी पे और ये जो बैठे इनका इस मौजूद से कोई तल्लुक नहीं है, चाहे वो अताउर रहमान साहब हो, वो शमशी साहब। डॉक्टरों को सिर्फ बीमारी का पता होता है, उन्हें बताया जाता है ये दवाई आपने देनी है। तो ये दवाई कैसे बनती है, वैक्सीन कैसे बनती है, ये और सब्जेक्ट है। ये बिजनेस की इजाजत दे देनी चाहिए। आप ये रिकमेंड करेंगे इन इन्फॉर्मेशन के बाद पाकिस्तान में जो गरीब लोग के साथ हो रहा है उसको दी हुई है वो तो पुलिस वाले जो है वो 10 स्टोरीज मेरे पास आ गई हैं कि वो पैसे पकड़ रहे हैं। क्यों भट्टी साहब आपकी क्या अपडेट है इस पे? देखिए पाकिस्तान में फिलहाल तो करप्शन की इजाजत है ताकतवरों को। गरीब आदमी कोरोना से मरे, बेरोजगारी से मरे, जुल्म से मरे, नाइंसाफी से मरे, ये तो हाकिम वक्त ऊपर 10-15 लोगों को फैसला करना होगा मुल्क बचाना है या चंद लुटेरे ख़ानदान बचाने हैं। अब फैसला आ गया पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना, और उसके लिए बड़े बड़े मगर बच्चों की क्रिस गर्दनें। इमरान खान ये कर देंगे फैसला? इमरान खान करे, बाकी इदारों को लूट में ले। कह रहे हैं जनाब कि वो नैब को तो आपने खुद उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस आप लेके आए हैं ना। वो कह रहे हैं आपके सदर साहब, एक मिनट, आरिफ अलवी साहब से आपने जो नैब के पर काटे थे, एक बंदे ने जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने जब ये कहा था कि जी हम कारोबार क्या है, तुम्हारा 2 नंबर धंधा है जी, वो हम नहीं कर सकते जब तक नैब है। ये भट्टी साहब की बात है बुनियादी, या ए रहणगे तो या इतने बाकी अब खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन हमने चीज़ों को खोल के रख दिया, गलत सही का फैसला आप करेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।